हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। चैप्टर हमारा रनिंग में है, चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्नों को हमने समझा था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ फिर हमने ग्लोबलाइजेशन और आउटसोर्सिंग भी हमने एक टॉपिक किया था। आउटसोर्सिंग जिसमें बाहर से हम सर्विस को हायर करते हैं। इंडिया भी एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है आउटसोर्सिंग के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा लेबर की क्वालिटी भी अच्छी है और प्लस जो देश हमसे हायर कर रहे हैं वहाँ की लेबर ज़्यादा महंगी है, हम थोड़ा कम में भी काम कर लेते हैं उनके हिसाब से। तो इन दो रीज़न की वजह से हम फेवरेट डेस्टिनेशन भी बनते जा रहे हैं आउटसोर्सिंग की। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे पॉलिसी स्ट्रेटेजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। किन किन स्टेप्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन को प्रमोशन मिला है, किन किन स्टेप्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला है। तो देखिए पहली हेडिंग डाल देंगे राइज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इक्विटी लिमिट, पहले लिमिट थी, पहले विदेशी कंपनियों को यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन थी नहीं। मैक्सिमम 40% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता था, उससे ज़्यादा का नहीं। अब वो इन्वेस्टमेंट लिमिट हटा दी, अब तो 51 से लेकर के 100% तक की लिमिट है। पहले विदेशी निवेश को ज़्यादा आने नहीं देते थे, इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा आने नहीं देते थे। इन द सेंस कि मतलब आप है ना यहाँ पे ठीक है स्टेक ले लीजिए, बट आप एज एन ओनर काम नहीं कर सकते। एफडीआई ज़्यादा अलाउड नहीं था, ये डॉलर पाउंड ज़्यादा अलाउड नहीं थे। इनको कंट्रोल करने के लिए एक फेरा एक्ट हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। बाद में इसको हटा दिया गया रिफॉर्म्स के बाद, और अब तो काफ़ी रिटेल इन्वेस्टमेंट, रिटेल सेक्टर में तो 100% का इन्वेस्टमेंट अलाउड है। और इन्वेस्टमेंट कैसे आता है, बिजनेस को कैसे ओन करते हैं, वो स्टॉक मार्केट के थ्रू ही वो ओन करते हैं। किसी भी कंपनी में आप मोर देन 50% शेयर्स परचेज कर लीजिए, वो पर्टिकुलर बिजनेस आपका ही हो जाएगा फिर तो, क्योंकि फिर उसमें आपकी ही चलेगी, क्योंकि 51% इक्विटी आपके पास है। पहले मैक्सिमम 40% तक अलाउड थी और कहीं कहीं तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। अब तो 100% तक अलाउड है। आइए लिख लेते हैं इसके अंदर। हेडिंग डाल देंगे पॉलिसीज स्ट्रेटेजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, और पहली पॉलिसी लिख देंगे राइज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम द इनिशियल 40%। इन्वेस्टमेंट लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया, जो स्टार्टिंग 40% तक की थी, वो भी कुछ सेक्टर में। इट नाउ रेंजेस बिटवीन 51% टू 100%। किसी किसी सेक्टर में, जैसे रिटेल सेक्टर में तो 100% तक का इन्वेस्टमेंट अलाउड है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी फेमा एक्ट तो काम कर ही रहा है। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके कंप्लायंस को तो फॉलो करना ही पड़ता है, टाइम टू टाइम अपडेट भी करती रहती है गवर्नमेंट इसको। एक बार कोविड टाइम में गवर्नमेंट ने किया भी था, चाइनीज इन्वेस्टमेंट काफ़ी आ रहा था टेक ओवर करने के लिए इंडिया की कंपनीज को। तो इंडिया ने एक रूल बनाया था कि जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं तो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा वो नहीं कर सकते। तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट रुक गया, नहीं तो वो खूब इन्वेस्टमेंट करने को तैयार थे, खूब टेक ओवर करने को तैयार थे, न केवल इंडिया में बल्कि दुनिया भर में। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को तो कॉम्प्लाई करना ही पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही एफडीआई आता है देश में। देखिए लिख लीजिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब, जैसे आपके पास रुपए हैं और आपको डॉलर में कुछ परचेज करना है, डॉलर में कुछ परचेज करना है, ये फैमिली को पैसे भेजने हैं, तो कन्वर्टिबिलिटी स्टार्टिंग की गई, अलाउ की गई, या तो बैंकों के थ्रू या फिर ऑर्गेनाइज मार्केट के थ्रू भी आप ये एक्सचेंज, ये कन्वर्ट करा सकते हैं। तो देखिए सेकंड स्ट्रेटेजी की हेडिंग डाल देंगे पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। इसके अंदर लिखेंगे इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज
ऑफ फॉरेन करेंसी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे फॉरेन करेंसी को परचेज करना, मोस्टली डॉलर को ही परचेज करते हैं। इट हैज बीन अलाउड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ये अलाउ क्यों किया गया? ताकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। पहले नहीं करने दिया करते थे क्योंकि डिस्करेज करते थे कि घर का सामान घर में ही रहे, लेकिन अब अपनी इकोनॉमी को खोल दिया था आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में आकर के, तो इसको भी अलाउ करना ही था ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, इंटरेस्ट का पेमेंट हो सके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या रिसीव हो सके। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी का मतलब जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो रूल बना रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती थी, 5 साल के लिए होती थी, ताकि एक कॉन्फिडेंस बना रहे, ताकि बीच में डर ना रहे कि कहीं कोई पॉलिसी चेंज हो गई तो ये पॉलिसी भी बनाई गई। आइए लिखते हैं इसके अंदर, ताकि लॉन्ग रन में सक्सेसफुल हुआ जा सके। थर्ड हेडिंग डाल देंगे लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। इसके अंदर लिखेंगे अंडर दिस पॉलिसी ऑल रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड। सारे के सारे, लगभग सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल हटा दिए गए। थियोरेटिकली तो ऐसे था, लेकिन प्रैक्टिकली रेस्ट्रिक्शंस थे, और वैसे भी लिबरलाइजेशन में हमने पढ़ा था सारे रेस्ट्रिक्शन नहीं हटाए थे, लिबरलाइजेशन में थोड़े अननेसेसरी रूल्स हटाए थे। चेक पॉइंट्स तो अभी भी थे, लेकिन उतने नहीं थे पहले की तरह। ओपन कंपटीशन इज एनकरेज्ड। अब तो ओपन कंपटीशन को एनकरेज किया जाता है, किसी की मोनोपोली बनने नहीं दी जाती है इतनी आसानी से। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये ग्राउंड पे तो यही तरीका है, टैरिफ को हटाइए, ये इमीडिएट सॉल्यूशंस हैं ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। टैरिफ्स को कम कीजिए, हटाइए, टैरिफ यानी कि टैक्सेस। देखिए लिखेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं, पहले भी हम कई बार इसको डिस्कस कर ही चुके हैं। टैरिफ हटा देना, टैक्स रेस्ट्रिक्शन हटा देना, ताकि जो बाहर का सामान है ईजिली इंडिया में आ सके और हमारा सामने उधर जा सके। हम टैरिफ हटाएंगे तो सामने वाला भी टैरिफ हटाएगा। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव यानी कि चलो टैरिफ नहीं हटाए तो कोटा लगा दिया करते थे पहले तो, कि इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा तो सामान आ ही नहीं सकता, है ना। जैसे इंडिया ने यूएई के लिए लगा रखा है, मतलब गोल्ड पे उनके 1 लाख रुपए से ऊपर का सोना आप यहाँ पे नहीं ला सकते, अभी भी ये रूल है, तो ये कोटा रेस्ट्रिक्शन में आ जाएगा। देखिए फोर्थ हेडिंग नहीं लिख पाया तो लिख लीजिए पहले तो। अब लिख लीजिए फिफ्थ हेडिंग। ये भी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने का एक इफेक्टिव तरीका है। लिख लीजिए कि अब कोई लिमिट नहीं है, जितना सामान बेचना है इंडिया के मार्केट में बेचो। तो देखिए कौन कौन सी पॉलिसी स्ट्रेटेजी हमने पढ़ ली ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। पहली थी राइज इन इक्विटी लिमिट। इक्विटी लिमिट में जो बाउंडेशन थी, रेस्ट्रिक्शन थी 40% की, उसको बढ़ा करके अब 100% तक कर दिया। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी किसकी? रुपए की डॉलर में। अगर आपको रुपए से डॉलर में कन्वर्ट कराना है तो मार्केट प्राइस पे आप ये करा सकते हैं, ताकि नेसेसरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके और तमाम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो सकें। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, तमाम रेस्ट्रिक्शंस कंट्रोल्स को कम कर दिया गया, कहीं कहीं बिल्कुल हटा दिया गया। ओपन कंपटीशन को एनकरेज किया गया, टैक्स हटा दिए गए एक दूसरे पर, और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस यानी कि कोटा रेस्ट्रिक्शंस, इनको भी गायब ही कर दिया, काफी हद तक गायब ही कर दिया। देखिए लिख लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तीनों इफेक्ट हो गए, सॉरी तीनों एलिमेंट हो गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि मेन रिफॉर्म की प्रोसेस थे। अब ये जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स इनिशिएट किए अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव, तो इसके क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले। पॉजिटिव इफेक्ट, और इन शॉर्ट में आपको बता दूं जो बुक में लिखा हुआ वो तो हम पढ़ेंगे, रियलिटी में देखें तो 2 साल में ही पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल गए थे। 2 साल में हमने काफ़ी कुछ रिकवरी कर ली थी और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट रिकवरी थी एट दैट टाइम। 2 साल के अंदर अंदर कहाँ $1 हफ्ते $1 बचा था, बिल्कुल हालत ख़राब थी, और 2 साल में ही हम काफ़ी बता दिया कि हमारे अंदर भी कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, एक एक करके देखते हैं। पहला था वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी, जान आ गई इकोनॉमी में। ये देखिए आप काफ़ी देर से ये इमेज देख रहे होंगे, आपने शो भी देखा होगा, देखते होंगे, ड्रैगन बॉल, मैं भी देखता था बचपन में। तो इसमें पर्टिकुलर सीन में नैमिक प्लेनेट पे होते हैं, ये क्रिलिन ड्रैगन बॉल लेने आ रहे होते सबसे ओल्ड मैन से, तो ड्रैगन बॉल देते समय वो कहते भी कि तुम्हारे अंदर एक गजब की ताकत है, तो गजब की ताकत है, वो ताकत को बाहर निकाल देते हैं, तब का सीन है ये एकदम, है ना। ये थोड़े लंबे भी हो जाते हैं थोड़ा सा, नहीं तो इनकी हाइट और भी छोटी होती है। तो जैसे देखिए इनमें जान आ गई, पहले जो स्लो थे ये लेस पावरफुल थे, फिर थोड़े से और ज़्यादा पावरफुल हो गए। हालांकि इनकी जितनी पावर बढ़ी थी तो कोई फ़ायदा तो इन्हें मिला नहीं था बाद में, आप तो जानते ही हैं। तो लेकिन ऐसी इकोनॉमी में जान आ जाती, पहले जीडीपी ग्रोथ रेट रहा करती थी 2-3%, 5-6% तक हमने मेंटेन किया, और काफ़ी बार तो हम 8% तक को भी हमने फ्लैश किया, ठीक है ना। आइए लिख लेते हैं। गुड इफेक्ट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। पहला इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट लिख देंगे, वाइब्रेंट इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर जान आई। बाकी सारी इकोनॉमीज काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी और हम काफी पीछे थे। तो देखिए लिखेंगे, इंडिया इज नाउ अ वाइब्रेंट इकोनॉमी, इट इज इंडिकेटेड बाय इट्स जीडीपी ग्रोथ रेट, और ये पता चलता है जीडीपी ग्रोथ रेट से। पोस्ट एलपीजी पॉलिसीज, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 5.6% ड्यूरिंग 1980-91 टू 8.2% ड्यूरिंग 2007-12। ये 5.6% ज़्यादा टाइम नहीं रही है, ज़्यादा टाइम तो 2-3% की ग्रोथ रहती थी हमारी, और 8.2% तक भी ग्रोथ रेट देखने को मिली 2007 से 12 में। तो करंट में तो 6-7% के बीच में है, देखिए लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉजिटिव इफेक्ट जो देखने को मिला वो था लॉन्ग रन में जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ी। आगे बढ़ते हैं। यस, सेकेंड हेडिंग, स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो हमने पढ़े थे ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, वही वाला पॉइंट है ये, स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिए, अननेसेसरी रूल्स हटा दिए, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हटा दी, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला, ठीक है ना। आइए लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे, स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज हैव गॉट अ ट्रिमेंडस एनर्जी सिंस 1991। रूल्स को सिंप्लीफाई कर दिया, टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई का मतलब पहले से थोड़ा सिंपल कर दिया, डिफिकल्ट तो तब भी बहुत था, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा सिंपल हो गया, ठीक है ना। ड्यू टू दीज पॉलिसीज, आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया हैज अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन। और गवर्नमेंट के इस लिबरलाइजेशन की वजह से, थोड़ा छूट देने की वजह से, जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है, ग्लोबली पहचान मिली है। हमारे काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं आईटी सेक्टर में
वो देश विदेश की कंपनियों में काम कर रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में ही 36% एम्प्लॉइज हैं, 36% एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो इंडियन है, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट में। बिल गेट्स ने एक बार बोला भी था कुछ साल पहले कि मतलब अगर मैं इंडियंस को नौकरी नहीं दूंगा तो इंडिया के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट खड़ा हो जाएगा। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है, ठीक है ना, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएट करने का एक मेन रीजन ये भी था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट काफी हाई पहुंच गया था, मोर देन 8% पहुंच गया था, जो कि अलार्मिंग पॉइंट पे था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए थे। तो पॉजिटिव असर में देखने को मिला, फिस्कल डेफिसिट लगातार कम होता चला गया। देखिए लिखेंगे इसके अंदर, हेडिंग डाल देंगे चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट ड्यू टू एलपीजी पॉलिसीज। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज, द फिस्कल डेफिसिट हैज कंटिन्यूअसली डिक्रीज्ड, लगातार कम हुआ है। इट वाज 3.8% of GDP while it used to be 8.5% of GDP before 1991। ये 3.8% हो गया था बाद में, अभी तो करंट में 4.5% है, ठीक है ना, अभी भी 4.5% है। अब गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है नेक्स्ट ईयर तक इसको 4% तक लेकर के आएंगे, ठीक है ना, 3.5% से ज्यादा होना नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन कहाँ 8.5%, कहाँ 4.5%, बहुत अंतर है। भले ही 3-4% का अंतर है, लेकिन हमारी जो जीडीपी है अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से ये करोड़ों अरबों रुपए में अमाउंट निकलता है। हमारी जीडीपी का साइज कितना है अगर मार्केट प्राइस पे बात करें तो वो ये है, ये इंडिया की जीडीपी है अप्रोक्सीमेट मार्केट प्राइस पर। पढ़ सकते हो कितनी है ये है 200 लाख करोड़, और रुपीस में है ये 200 लाख करोड़ है। और अगर इसका वो निकालेंगे 4-5% तो काफी ठीक ठाक अमाउंट आ जाएगा, है ना। तो इस वजह से सिग्निफिकेंट है ये 8.5%, 4.5%, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इमीडिएट सॉल्यूशन हमें ये चाहिए था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था। इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा था, जबकि पिछले 2 साल में मानसून भी काफी अच्छा था, तब भी फूड इन्फ्लेशन मोर देन 20% था। इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना था, तो एलपीजी पॉलिसीज की वजह से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हुआ। नए नए लोग आ गए, सप्लायर आ गए, सप्लाई बढ़ गई, और जहाँ पे सप्लायर बढ़ जाती है सेलर्स के बीच में कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहता है, तो बायर्स की तो बल्ले बल्ले हो ही जाती है। तो वो समय भी देखने को मिला, आइए लिख लेंगे। गुड इफेक्ट में फोर्थ, चेक ऑन इन्फ्लेशन। एलपीजी पॉलिसीज हैव मेड ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एलपीजी पॉलिसी की वजह से देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, एफडीआई आया, विदेशी लोग आए काम करने के लिए, तो गुड्स एंड सर्विस का फ्लो इंक्रीज हुआ पहले से। और जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का फ्लो इंक्रीज होता है, जहाँ पे सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, प्राइस ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाते हैं। अकॉर्डिंगली रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज लोअर्ड। इट मे बी नोटेड दैट हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू अ राइज इन इंटरेस्ट रेट। और जब इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है ना, तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का मतलब बैंक की एफडी की रेट नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि जो आरबीआई की जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा रहते हैं, इम्प्लाइंग अ राइज इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट हर्डल्स ग्रोथ रेट। आरबीआई भी अपनी रेट बढ़ा देती है। कई बार आरबीआई अखबार में निकलता भी ऐसे कि अगर महंगाई वो 6% के अंदर अंदर रहेगी तभी हम रेपो रेट को कम करेंगे। आपने सुना होगा रेपो रेट, बैंक रेट, तभी हम रेपो रेट को कम करेंगे।
और अगर महंगाई 6% से ज़्यादा है तो फिर रेपो रेट को बढ़ाना पड़ता है। और जैसे ही आरबीआई रेट बढ़ा देती है रेपो रेट की, ईएमआई बढ़ जाती हैं, है ना, ये आपने सुना होगा। ये चक्कर क्या है? आरबीआई कहता है कायदे से कि इन्फ्लेशन है ना 4% रहना चाहिए, और अगर 1-2% ऊपर नीचे है तो झेल लेंगे हम, यानी 6% तक मैक्सिमम कंट्रोलेबल माना जाता है वो। और अगर 6% से ऊपर चला जाता है इन्फ्लेशन रेट, तो उस केस में आरबीआई, महंगाई ज्यादा है तो महंगाई को कंट्रोल करना है ना आरबीआई को, तो महंगाई कैसे कंट्रोल हो? या तो सप्लाई बढ़े, या तो गुड्स एंड सर्विस का फ्लो बढ़े। देखिए इसको ऐसे समझते हैं जरा। देखिए सपोज आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट बढ़ा दी, इंक्रीज इन रेपो रेट, और रेपो रेट बढ़ा करके कर दिए 10 से 15%। रेपो रेट क्यों बढ़ाई है? क्योंकि महंगाई ज्यादा है, महंगाई को कंट्रोल करना है, तो रेपो रेट बढ़ा करके महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, ये हमें जानना चाहिए थोड़ा सा। तो देखिए रेपो रेट, पहले रेट क्या होती है? रेपो रेट ही वो रेट है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को लोन मिलता है आरबीआई से। जैसे हमारे आपको लोन की जरूरत है तो हम बैंकों के पास जाते हैं, ठीक है ना, इसके बदले बैंक हमसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। ऐसी बैंकों को भी तो लोन की जरूरत पड़ सकती है, तो बैंक जाती है आरबीआई के पास। आरबीआई भी उनको फ्री में लोन नहीं देता, उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जो इंटरेस्ट चार्ज करता है ना उसी को बोलते हैं रेपो रेट। जो भी आपने एक्सप्लेनेशन में देखा था ना, वो इंटरेस्ट रेट वो यही है, रेपो रेट। तो आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट बढ़ा दी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि कमर्शियल बैंक्स को लोन अब महंगे मिलेंगे, कॉस्टली लोन्स। कॉस्टली लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स को लोन मिलेंगे महंगे, ठीक ना। अब अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन महंगे मिल रहे हैं तो वो पब्लिक को लोन महंगे देंगे या सस्ते देंगे? महंगे ही तो लोन देंगे। जैसे कभी कभी हमारे और आपके साथ भी तो होता है, जैसे हम कभी सामान खरीदने जा रहे हैं, हम कहते हैं शॉपकीपर अंकल से, जो 100 की जगह 95 का लगा लो, तो अंकल क्या बोलते हैं, 97 का तो मुझे ही पड़ रहा है, तो मैं कैसे 95 का दे दूं, है ना। तो फिर जब कमर्शियल बैंकों को ही लोन महंगे मिल रहे हैं तो पब्लिक को लोन कैसे सस्ते दे देंगे वो? तो देखिए जब कमर्शियल बैंकों को लोन महंगे मिल रहे हैं तो पब्लिक को भी लोन महंगे मिलेंगे। कॉस्टली लोन्स टू पब्लिक। अब बस महंगाई कंट्रोल होने वाली है। अब देखिए लोन पब्लिक को मिल रहे हैं महंगे, महंगे लोन पब्लिक ज्यादा लेगी या कम लेगी? महंगे लोन पब्लिक लेगी कम, और जब पब्लिक लोन कम ले रही है तो कम खर्च भी तो करेगी, ठीक है ना। लेस एक्सपेंडिचर बाय पब्लिक, लेस एक्सपेंडिचर बाय पब्लिक, क्योंकि लोन जो पब्लिक जो है बैंकों से लोन कम ले रही है। कम क्यों ले रही है? क्योंकि बैंकों में लोन महंगा मिल रहा है, तो कम खर्च करेंगे। कम खर्च करेंगे तो इसका मतलब यही तो है कि गुड्स एंड सर्विस की डिमांड भी वो कम कर रहे हैं। देखिए पहले इतना नोट कर लो, और ऊपर इसमें टाइटल लिख देना, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, हाउ टू चेक इन्फ्लेशन, हाउ टू चेक इन्फ्लेशन, ये नोट कर लो। देखिए इतना हमने नोट कर लिया।
अब इसको कंप्लीट करते हैं, महंगाई कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, अब क्योंकि लोग खर्च कम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि लोग कम डिमांड भी कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस की। लिखेंगे लोअर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय पब्लिक। पब्लिक की तरफ से गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कम भी तो हो जाएगी, फिर खर्च कम कर रहे हैं तो। और जब डिमांड कम हो गई तो महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। महंगाई बढ़ने का एक रीजन ये भी था, लोग खर्च काफी कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। जहां पे डिमांड ज्यादा है तो महंगाई बढ़ती है। और ये तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिस किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है ना उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसकी डिमांड को ही कम कर दिया। महंगाई कंट्रोल करने के देखो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि डिमांड कम कर दो, ठीक है ना। डिमांड कम कैसे करिए वो पूरी चेन हमने समझ ली। और दूसरा तरीका ये होता है कि सप्लाई बढ़ा दो, प्रोडक्शन बढ़ा दो। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ा दो, कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। शॉर्ट रन में ये इंक्रीज नहीं हो पाता है, शॉर्ट रन में कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो पाएगी, शॉर्ट रन में नई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ पाती है प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। तो यही तरीका है शॉर्ट रन में अगर करना है महंगाई को कंट्रोल, कि लोगों के खर्चे कम करो। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली चेक ऑन इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल हो सकती है, हो जाती है। ये तरीका है, ये पूरी चेन हमने समझ ली, इसको नोट कर लो जरा। तो देखिए हम यही पढ़ रहे थे, जब महंगाई ज्यादा होती है ना तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ती है। इंटरेस्ट रेट यानी कि वो रेपो रेट बढ़ानी पड़ती है, ठीक है ना। रेपो रेट बढ़ानी पड़ेगी। हमने मान लिया था 10 से 15%। जैसे पहले किसी कमर्शियल बैंक ने 1 लाख का लोन ले रखा है, पहले 10% पे मिल जाता था, अब 15% पे मिलेगा। कमर्शियल बैंकों को लोन महंगे मिल रहे हैं। जब कमर्शियल बैंकों को लोन महंगे मिल रहे हैं तो पब्लिक को भी वो लोन सस्ते नहीं दे पाएंगे, महंगे ही देंगे। और महंगे लोन पब्लिक लेगी कम, कम लोन लेगी तो कम खर्च कर पाएगी। और अगर कम खर्च कर रहे हैं, कम अगर खर्च कर रहे हैं तो कम ही डिमांड होगी उनकी तरफ से गुड्स एंड सर्विस की। और जब डिमांड कम तो फिर महंगाई भी कंट्रोल। इसको आपने 11वीं क्लास में देखो, उसको डायग्राम से ही बनाया था ऐसे। ये देखो, ये डिमांड कर्व है, ये है सप्लाई कर्व, ये था इक्विलिब्रियम, ये था हमारा प्राइस, और ये थी क्वांटिटी, है ना। अब देखिए डिमांड कम हो गई अल्टीमेटली रेपो रेट के बढ़ने की वजह से। डिमांड कम हो जाती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, D1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया, प्राइस P से P1 हो गया, गिर गया प्राइस। ये डायग्राम से भी हमने शो कर दिया, या पूरी चेंज को भी हमने समझ लिया। लेकिन ये काम तब करना पड़ता है आरबीआई को जब महंगाई ज्यादा है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए करना पड़ता है ये, ठीक है ना। देखिए नोट कर लीजिए इसे भी। अब देखिए वापस आते हैं टॉपिक पर अपने। तो देखिए जो हम लास्ट पैराग्राफ को समझ रहे थे वो आप नोट कर लीजिए। इट मे बी नोटेड दैट हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू अ राइज इन इंटरेस्ट रेट इम्प्लाइंग अ राइज इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए महंगाई के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ गई, यहां तक तो बहुत डिटेल में क्लियर है, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करना है। अब ये क्या है, इम्प्लाइंग अ राइज इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए पब्लिक में इन्वेस्टर भी तो शामिल है ना, पब्लिक में बिजनेसमैन भी तो शामिल है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी तो शामिल हैं। और बिजनेस में, इंडस्ट्री में बिना पैसों के तो बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी। तो लगातार फंड्स की जरूरत पड़ती है, और कई बार ये फंड्स बैंक ही प्रोवाइड करते हैं। और जब बैंकों से लोन महंगे मिलने लगेंगे ये राइज इन इंटरेस्ट की वजह से, तो फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी तो ज़्यादा हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है उसकी कॉस्ट भी तो ज़्यादा है बिजनेसमैन के लिए, उनको पहले के मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्ट पे करनी पड़ रही है। और जब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम ही रहेगा मार्केट में, फिर नए नए एंटरप्रेन्योर नहीं आएंगे,
ठीक है ना, या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं वो अपने आप को मॉडर्नाइज या एक्सपेंड करने की सोच रहे थे, ये लोन महंगे मिलने के जैसे हो सकता है इसको पोस्टपोन कर दें, और जब ऐसा होगा तो इससे ग्रोथ रेट रुक जाएगी आपकी। ग्रोथ रेट यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट, यहां पे क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, क्योंकि जीडीपी में आता है आउटपुट। जब बिजनेस ही कम कर रहे हैं, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे, एक्सपेंड अपने आप को कर ही नहीं रहे, मॉडर्नाइज कर नहीं रहे, नए नए बिजनेसमैन आ नहीं रहे, तो फिर आउटपुट रह जाएगा कम, आउटपुट कम रह जाएगा तो जीडीपी भी कम रह जाएगी, उसकी ग्रोथ रेट भी कम रह जाएगी। किसकी वजह से? महंगाई की वजह से। लिख लीजिए, तो महंगाई को रोकने में, कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट में आएगा। लिख लीजिए। गुड इफेक्ट्स तो और भी हैं, लेकिन आज यहीं तक रहने देते हैं। आगे गुड इफेक्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। बाय बाय।